गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका कोच मेंटर एच.सी. श्रीवास्तव फाउंडर्स एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज लेकर आया हूं 2 नंबर वाले क्वेश्चन की अगली सीरीज, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 23 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 23 होंगे। जैसा आप जानते हैं कि रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से याद रखना होगा और ये आपके 2 नंबर के लिए आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही काम की चीज़ साबित होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अब शुरू करते हैं हम अगला वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है कि व्हाट द यूनिट सिंबल शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट। ये साथ में ये जो फिगर रिप्रेजेंट किए गए हैं, दिखाए गए हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये ए वाला पोर्शन का है, ये बी वाले पोर्शन का है, तो ये क्या दिखा रहे हैं। तो पहले में बच्चों क्या लिखना होगा हमें, अ वायर क्रॉसिंग विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये गलत छपा हुआ है, कॉन्टैक्ट में टी होता है। ठीक है, मतलब ये जो वायर है, एक हॉरिजॉन्टल वायर जो जा रहा है और एक वर्टिकल वायर जो आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को फिजिकली कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये अलग सर्किट होगी और ऊपर से नीचे वाली अलग सर्किट होगी। ठीक है बच्चों, अगला जो सिंबल है वो है वेरिएबल रेजिस्टेंस का। वेरिएबल रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उनकी वैल्यू को चेंज हो सकता है और उनकी वैल्यू को बदला जा सकता है, तो उनको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, गिव इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मटेरियल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यह है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, सब्सटेंस ऑफ दैट मटेरियल, क्योंकि हर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। हैविंग यूनिट लेंथ, लेकिन उस मटेरियल का विशेषता क्या होनी चाहिए कि उसकी लंबाई जो है यूनिट ले सॉरी उसकी लंबाई जो है यूनिट लेंथ की होनी चाहिए। मतलब उनकी लंबाई इकाई होनी चाहिए, यानी 1 मीटर का होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन एरिया की अगर बात करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी इकाई ही होना चाहिए, मतलब 1 मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए। और ये जो सब्सटेंस बनेगा उसका वो जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उस मटेरियल के लिए वो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होगा। ठीक है बच्चों, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो इसको हम देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी का हमारा फार्मूला क्या है, ये है आर ए डिवाइडेड बाई एल। तो इसको हम डिराइव कर लें इस यूनिट को। आर का यूनिट क्या है, ओम है, हमको पता है। ए का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है। और लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है। ठीक है, तो मीटर से स्क्वायर हट जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या बच जाएगी, ओम मीटर। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें हमें बताना है कि ऑन विच फैक्टर डज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। ये क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो ये हमको पता है। रेजिस्टिविटी जो डिपेंड करती है वो क्या होता है, पहले तो कि मटेरियल क्या होगा उस सब्सटेंस का जिसका वो रेजिस्टेंस बना रहे हैं आप। ठीक है, क्योंकि हर मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। एल्यूमिनियम का कुछ होता है, सिल्वर का कुछ होता है, जिंक का कुछ होगा, तो सबका अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है। इसका एक चार्ट है, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। वैसे आपको ये रेजिस्टिविटी मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी इसका न्यूमेरिकल आएगा तो उसकी रेजिस्टिविटी आपको दिया रहेगा। ठीक है, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट वैल्यू क्या है, वो है आपका टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर बहुत वेरी करता है। जैसा आप जानते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल के लिए 2 फैक्टर हैं जिस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड इन मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब।
बच्चों हमको पता है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो है वो होता है टंगस्टन। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट क्या होता है? टंगस्टन होता है। इससे बनाया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब। और क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये पहली बात तो ये है कि ये गुड कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्ट करता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 3380। ठीक है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक सस्टेन कर लेता है, तो इसलिए इसका ही हम बनाते हैं। ठीक है, और इसकी दूसरी विशेषता है कि ये गुड कंडक्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3, और ये तीनों कनेक्टेड है सीरीज में एक बैटरी से। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं। हालांकि ये एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी चूँकि ये सीरीज़ नई है, एक अलग सीरीज़ है, तो इसको हम फिर से करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको फिर से याद आ जाए कि हमने कैसे क्या किया था। ठीक है बच्चों, तो ये है रेजिस्टेंस हमारा R1, ये है रेजिस्टेंस R2, ये है रेजिस्टेंस R3। ठीक है, इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसको नापने के लिए हमें क्या करना होगा? वोल्टमीटर लगाना होगा। ये V1 हो गया, दूसरे के अक्रॉस ये V2 हो गया, और तीसरे के अक्रॉस हम क्या लगा देंगे? V3। ठीक है, V3, और ये हो जाएगा, जल्दी से चिल्लाइए। ठीक है, इसमें बहने वाली करंट क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगा I, और ये टोटल वोल्टेज है आपका यहाँ से यहाँ तक जो ये बैटरी हमको देने वाली है वो है V। तो हमको पता है कि ये तो हो गया स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका डायग्राम, DIAGRAM। तो पहला पोर्शन तो हमने क्लियर कर लिया। अब दूसरा पोर्शन में क्या है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो हमें पता है वी नो आई रिमेन्स सेम। ठीक है, आई करंट की बात करें, आई रिमेन्स सेम थ्रू आउट द रजिस्टर्स। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे? अब हमें पता करना है कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। ठीक है, देन वोल्टेज ड्रॉप across each register will be as per Ohm's law। और ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR होता है। और हमें ये भी पता है कि V क्या होगा हमारा? V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ठीक है, अब V की जगह हम क्या रख लेंगे? IR रख लेंगे। तो IR दैट इम्प्लाइज का साइन लगा देते हैं। IR विल बी इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, तीनों में I तो सेम ही है, तो यही रहेगा। अब यहाँ पे अगले स्टेप में क्या करेंगे? IR विल बी इक्वल टू I कॉमन ले लेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, I दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज R, और इस R को हम इक्वलेंट लिख लेते हैं। ठीक है, RE बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इतना ही लिखना है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है,
अब यहाँ पे 3 रजिस्टर है जो पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 3 रजिस्टर है जो पैरेलल में लगे हुए हैं। और इन तीनों को पैरेलल में एक साथ जोड़ देते हैं हम, और इससे हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी। ठीक है, ये हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ जो करंट बह रही है वो है I, और ये यहाँ जाके इस जंक्शन पे 3 ब्रांच में बट जाती है। इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं I2, और इसको हम मान लेते हैं I3। ये रेजिस्टेंस है हमारा R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। ठीक है, और ये तीनों मिलके जब इधर निकलेंगी तो ये हो जाएगा I। यहाँ वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये V हो जाएगा, और यही वोल्टेज इन दोनों के तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस लग रहा है क्योंकि तीनों ही पैरेलल में हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका डायग्राम, ये हो गया स्कीमेटिक डायग्राम। एक पोर्शन तो आपका हो गया। दूसरा पोर्शन क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे लिख लेंगे वी नो टोटल करंट I will be थ्री ब्रांचेज। ठीक है, विल बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेज, दैट इज I1, I2 एंड I3। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि इसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और I हमें पता है ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V बाई R, और ये इक्विवेलेंट होगा तो R ही कर देते हैं, इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ठीक है, और यहाँ पे दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा V बाई RE विल बी इक्वल टू V कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, इस V से ये V कैंसिल हो गया, दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 1 बाई RE विल बी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, जो हमको चाहिए था। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अगले यूनिट की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 17, स्टेट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, ये स्टेट करता है कि द हीट प्रोड्यूस्ड H इन अ कंडक्टर ऑफ ए रेजिस्टेंस R। ठीक है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, फॉर ए टाइम T इज गिवन बाय, अगर ये ऐसा है, यहाँ पे एक कांस्टेंट करंट, यहाँ पे लिख लीजिए I। ठीक है, कांस्टेंट करंट कितना होगा, यहाँ पे लिख लीजिए I। ठीक है, I फ्लो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला, IH इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हीट प्रोड्यूस जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। पहला क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग, ये ध्यान रखिएगा।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम and directly proportional to the through which the current flows and directly proportional to the resistance of the conductor। ठीक है, तो ये हो गया H is directly proportional to I square, again directly proportional to the time and again directly proportional to the R। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा ये हीट प्रोड्यूस डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, स्टेट द फैक्टर ऑन विच हीट प्रोड्यूस इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। तो हमने पहले पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि हीट जो है किस किस पे डिपेंड करेगा, तो आई स्क्वायर पे, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे, और तीसरा किस पे डिपेंड करेगा, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो यही आपको लिखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर हीट जनरेटेड इन कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर व्हेन करंट आई फ्लोज थ्रू इट फॉर ए टाइम टी। तो ये भी हमने देख रखा है कि हीट क्या होता है, ये होता है आई के स्क्वायर इंटू आर और इंटू टी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, इसका कोई ख़ास डेरिवेशन नहीं है, ये जूल्स महोदय ने प्रैक्टिकल किया था, तो उसका आंसर इतना ही लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को डिफाइन करना है। तो 1 किलोवाट आवर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के को डिपेक्ट करता है, और ये कब होता है, जब 1 किलोवाट पावर कंज्यूम हो 1 घंटे के लिए अगर यूज करते हैं, तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 कॉमर्शियल यूनिट। ठीक है, हमारा जो बिल्स आता है बिजली का घरों में बच्चों, तो वे इसी हिसाब से आता है। ठीक है, अब 1 किलोवाट आवर को वाट सेकेंड में या जूल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो 1 किलोवाट आवर को अलग अलग कर दें, 1 किलोवाट प्लस 1 आवर, फिर 1 किलोवाट को 1000 वाट इंटू 1 आवर को 60 इंटू 60, और ये हो जाएगा हमारा 3600 और 1 2 3 इतने वाट सेकंड होगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर डिनोट करना होगा, तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं और बाकी सब 10 के पावर में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 10 का पावर 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा वाट सेकेंड, या इसी को हम लिख लेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, या इसको और ऐसे लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल। ठीक है, मेगा जूल, मेगा स्टैंड्स फॉर 10 टू पावर 6 के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करने के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज एट द रेट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डेसिपेटेड इन दैट सर्किट। ठीक है, आई एन इन दैट सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। अब V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर लेंगे तो V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर लिख सकते हैं। ठीक है, V की जगह पे I इंटू आर लिखेंगे, और I तो अब ये फार्मूला क्या हो जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर और इंटू आई पहले से है, तो ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा ओम्स लॉ के हिसाब से। और यहाँ भी क्या करेंगे कि आई की जगह पे, अब वी पहले वी की जगह पे चेंज किया, अब आई की जगह पे क्या करेंगे, वी बाई आर हो जाता है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी इंटू वी बाई आर, दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 रिलेशंस होते हैं जो हम पावर के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों को यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्टेट द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज।
इलेक्ट्रिक फ्यूज का फंक्शन हम अब डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको राइटअप लिख दिया हमने, इसको आप याद कर लीजिएगा। द इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, ठीक है, ये चीज़ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस, ठीक है, विच प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिक सर्किट। सेफ्टी डिवाइस क्या करता है, वो सेफ्टी के इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? और अप्लायंसेज को कैसे, इलेक्ट्रिकल सर्किट और अप्लायंसेज को कैसे प्रोटेक्ट करता है? बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कारण से, अनड्यूली मतलब किसी भी कारण से अगर करंट हाई हो गया, कारण क्या हो सकता है? अचानक वोल्टेज बढ़ गया, अचानक किसी पोर्शन में करंट कम हो, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गई तो करंट बढ़ गया, तो उस कंडीशन में ये जो है फ्यूज ब्लो अप हो जाता है, और ब्लो अप होने के बाद ये सर्किट को सेफ गार्ड कर देता है, अप्लायंसेज को भी सेफ गार्ड कर देता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेटमेंट दैट द रेटिंग ऑफ फ्यूज इन अ सर्किट इज 5 एम्स। इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि 5 एम्स से अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उस सर्किट में, तो ये जो फ्यूजिंग वायर है ये मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद ओवर हीटिंग होगा, पहले तो ओवर हीटिंग होकर मेल्ट होगा, मेल्ट होकर उस सर्किट को ब्रेक कर देगा, तो ब्रेक कर देगा तो उसके साथ उसमें बहने वाली करंट बंद हो जाएगी और हमारा अप्लायंसेज सेफ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आज का 23, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें रोल ऑफ फ्यूज बताना है, क्यों इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की। क्योंकि जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि फ्यूज को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी भी अप्लायंसेज के, कि जैसे ही करंट स्पेसिफाइड वैल्यू से ज़्यादा फ्लो करना शुरू करती है तो उसका टेम्परेचर फ्यूजिंग वायर का बढ़ जाता है, और फ्यूजिंग वायर का टेम्परेचर बढ़ते ही ये हीटअप होने लगता है, हीटअप होकर के ये मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होकर के ये सर्किट को ब्रेक कर देता है, ठीक है। और इस तरह से अप्लायंसेज जो भी होता है हमारा वो प्रिवेंट हो जाता है, कैसे? डैमेज होने से, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर 5 एम्स की जगह 10 एम्स लगा दिए, रिप्लेस कर दें तो क्या होगा। घरों में अक्सर ऐसा करते हैं कि फ्यूजिंग वायर नहीं, स्टैंडर्ड फ्यूजिंग वायर नहीं है तो तार बांध देते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत आएगी कि जैसे ही आपका करंट 10 एम्स अगर फ्लो करेगा तब तक वो फ्यूज तो ब्लो अप होने से रहा, और जबकि आपका अप्लायंसेज रेटेड है 5 एम्स के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि आपका जो अप्लायंसेज है वो पहले या तो जल जाएगा या डैमेज हो जाएगा, ठीक है, बिफोर द फ्यूज ब्लो इज गेटिंग ब्लोन, ठीक है, फ्यूज ब्लो होने से पहले ये डैमेज हो जाएगा, तो इसलिए हमारा वेरी पर्पज ऑफ फ्यूज इज डिफीटेड। तो ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है, डू सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, ताकि आपको इंटिमेशन डेली इस चैनल पे वीडियो अपलोड होते हैं, 9:30 बजे सुबह सुबह अपलोड हो जाते हैं, तो आप इससे रूबरू होते रहें, इसको देखते रहें, समय से इसका लाभ उठाते रहें। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और लाइक और डिसलाइक ज़रूर करिए, ताकि ये हमें प्रोत्साहन देता है कि हमारा वीडियो ठीक है तो बढ़िया है, अगर ख़राब है, कोई दिक्कत है तो उसके लिए कमेंट करिए, ताकि हम उसमें प्रॉपर इम्प्रूवमेंट ला सकें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय, खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।